हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और अपनी स्टडीज़ को जो है अच्छे से कर रहे होंगे। तो बीए ऑनर्स हिस्ट्री की अब हम बात शुरू करने वाले हैं और इस करिकुलम को जो है आगे बढ़ाएंगे। पहले ही बता दूं, इसमें 3 मेन पेपर्स होते हैं। एक अर्ली सोशल एंड कल्चरल फॉर्मेशंस जो हम डिस्कस करेंगे, एक है हिस्ट्री ऑफ इंडिया और एक है हिस्ट्री ऑफ यूएसए फर्स्ट सेमेस्टर के अकॉर्डिंग। अब हिस्ट्री आपने पढ़नी है तो एक बात मैं क्लियर कर दूं कि अपने माइंडसेट को, अपनी विचारधारा को बड़ा करना पड़ेगा। अब स्कूल की तरह ये नहीं कि स्टोरी आपने पढ़ ली, आंसर आपने लिख ली और हो गया। ये नहीं, अब आपने डीप अंडरस्टैंडिंग पे जाना है, गहराई तक उस चीज को समझने का प्रयास करना है। और अब कहानी मुख्यतः इम्पोर्टेंट ज्यादा नहीं है, अब ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसके पीछे के होने का रीजन। अगर कोई चीज हो रही है इतिहास में तो क्यों हो रही है, उसका कारण क्या है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमने अब बात करनी है अर्ली सोशल एंड कल्चरल फॉर्मेशंस की। और बेसिकली हम देखिए हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और इतिहास में जितनी भी कहानियां हैं, जितनी भी स्टोरीज है, ह्यूमन से रिलेटेड है। तो कम से कम उन कहानियों को समझने से पहले हम ह्यूमंस को तो समझ लें, हम इंसानों को तो समझ लें। तो वही बात हो गई ना, आप स्कूल जा रहे हैं और आपको यही नहीं पता कि स्कूल क्या है, तो स्कूल को जानना पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी तो उस चीज को हम समझ पाएंगे ना। तो ठीक उसी प्रकार से इंसानों को जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी तो हम इंसानों के इतिहास को, हिस्ट्री को समझ पाएंगे, जो हम आगे डिस्कस भी करेंगे। तो यहाँ पे हमने बात करनी है ह्यूमन एवोल्यूशन की, मानव विकास की हमने बात करनी है। सो हमने ह्यूमन एवोल्यूशन की बात करनी है और जिस सोर्स का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं वो एक बुक है, फीगन एंड दुरानी की बहुत प्यारी किताब है। हम उसके रेफरेंस में स्टोरी को समझेंगे। देखिए, अब ऑनर सब्जेक्ट में ग्रेजुएट लेवल में कोई पर्टिकुलर बुक होती नहीं है, हर टॉपिक के लिए डिफरेंट बुक्स है। लेकिन एक जनरल जो, एक मुख्यतः जो बेस्ट बुक मैं समझता हूँ वो है फीगन एंड दुरानी की, क्योंकि इसमें कई चीजें कवर्ड हैं ह्यूमन एवोल्यूशन के, मानव विकास के इस मुद्दे को लेकर, है ना। तो मल्टीपल सोर्सेस पे भागने के बजाय अगर आप एक ही सोर्स को कई बार डिस्कस कर लें, कई बार पढ़ लें, आई थिंक वो ज्यादा इफेक्टिव रहने वाला है। तो चलिए अपने स्टोरी को शुरू करते हैं मानव विकास की, ह्यूमन एवोल्यूशन की, कि मानव का विकास हुआ कैसे। और देखिए, उससे पहले हमें जियोलॉजिकल टाइम स्केल को जानना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल को नहीं समझेंगे तब तक हमें एक बेस नहीं मिल पाएगा, है ना। हमें समय का जब तक पता नहीं होगा तब तक हम उस कहानी को कैसे समझ पाएंगे। हमें एक एक्चुअल टाइम पीरियड का तो पता होना चाहिए। और मैं एक बार आपको वार्न कर दूं कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल में हम करोड़ों सालों की बात करने वाले हैं। यहाँ पे 100 साल, 200 साल या लाख साल कुछ भी नहीं होता है, बहुत छोटा टाइम होता है। हम यहाँ पे करोड़ों सालों की बात करने वाले हैं। हमारे लिए तो एक साल भी, इनफैक्ट एक साल के अंदर जो महीने हैं वो भी बड़े होते हैं। लेकिन जियोलॉजिकल टाइम स्केल में हम करोड़ों सालों की बात करने वाले हैं। तो 100 साल, 200 साल ही कुछ है नहीं, एक सेकंड के बराबर है, आप ऐसे समझ के चलिए। तो हम सबसे पहले टाइम लाइन को समझ लेते हैं कि जो मानव विकास हुआ एक्चुअल में कब से हुआ, आज से कितने साल पहले से ये शुरू हुआ। क्योंकि देखिए, ऐसा तो है नहीं कि एक रात में हम जो है मानव बन गए, है ना। उससे पहले हम एप्स थे। हमें गलत विचारधारा हमने बनाई है कि हम बंदरों से विकसित हुए, ऐसा नहीं है। हम एप्स से विकसित हुए हैं, क्योंकि मंकीज की जो चैनल है उससे तो हम बहुत पहले ही अलग हो गए थे। अभी एक पर्सन है मॉरिस गुडमैन, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे जब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के टॉपिक को पढ़ेंगे। वो एक सही एस्टिमेटेड टाइमलाइन बता देते हैं कि लगभग इस समय तक हम बंदरों के लीनिएज से, बंदरों की वंशावली से अलग हो गए थे। तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो एक बात समझने की बड़ी इंपॉर्टेंट है कि टाइमलाइन को जाना जाए, है ना। जो टाइमलाइन क्या है इसको जाना जाए, तो सबसे पहले हम इसको समझेंगे। तो देखिए, एक होता है सबसे बड़ा जो टाइम होता है वो होता है इयॉन, ठीक है। इयॉन फिर फर्दर डिवाइडेड होता है एराज में, एरा फिर अपने में डिवाइडेड होता है पीरियड्स में, पीरियड्स फिर फर्दर डिवाइडेड होते हैं इपॉच में। आप ऐसे समझ के चलिए ये बड़ा टाइम है, इस बड़े टाइम के अंदर फर्दर हमने टाइम स्टैम्प्स लिए हुए हैं, तो वो एराज है। वो फर्दर जो टाइम स्टैम्प है अपने में डिवाइडेड है फर्दर टाइम स्टैम्प्स पे, तो वो पीरियड्स है। और वो फर्दर डिवाइडेड है वो पर्टिकुलर पीरियड अपने अलग अलग टाइम्स में, तो वो एपॉच है।
तो ऐसे समझ के आप चलेंगे, और उन टाइम पीरियड में डेवलपमेंट कैसे हुआ वो भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे कि उस टाइम में क्या डेवलपमेंट हुआ वो हम डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पे एक ही इयॉन की बात करेंगे जो कि है फेनरोजोइक। हम यहाँ पे एक ही इयॉन की बात करेंगे जो कि है फेनरोजोइक। फेनेरोजोइक, हमने एक ही इयॉन की बात करनी है, फेनरोजोइक। इससे पहले भी इयॉन्स हैं लेकिन वो बहुत पुराने हो गए, फिर वो और पुराना टाइम पीरियड हो गया जो हमारे टॉपिक से रेलिवेंट नहीं है। फिर उसमें आप अर्थ की डेवलपमेंट, अर्थ की फॉर्मेशन, एस्ट्रोनॉमिकल चेंजेस, ये सब चीजें हैं उसमें, तो वो बहुत ही पुराना हो गया, वो रेलिवेंट हमारे लिए फिलहाल नहीं है। ह्यूमन एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग जो टाइम हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इयॉन हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो फेनरोजोइक इयॉन है, तो हम उसी की बात करें। ये फेनरोजोइक इयॉन जो है ये आज से लगभग 54 करोड़ साल पहले से आरंभ हो गया था। 54 करोड़ ईयर्स अगो, आज से लगभग 54 करोड़ साल पहले शुरू हो गया था और ये अब तक चल रहा है टिल प्रेजेंट। अब तक जो है कौन सा इयॉन चल रहा है? फेनरोजोइक इयॉन चल रहा है। अब ये इयॉन जो है फेनरोजोइक, ये 54 करोड़ ईयर्स अब बटे हुए हैं जो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो एरा हमारे सामने आता है वो एरा है पैलियोजोइक एरा, और इसको हम कहते हैं एज ऑफ एम्फिबियंस। ये एम्फिबियंस की एज है। इस समय ही शुरुआती एम्फिबियंस संसार में आए, और ये जो समय है पैलियोजोइक एरा, ये कब से शुरू हुआ? ऑफ कोर्स 54 करोड़ साल से शुरू होता है और ये चलता है आज से लगभग 24 करोड़ साल तक। ठीक है, लगभग 20 करोड़ साल का ये ड्यूरेशन कवर्ड करता है, और लकीली इसमें कोई फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है, कोई पीरियड नहीं है, कोई इपॉच नहीं है। तो सीधा इसकी डेवलपमेंट की बात करते हैं कि पैलियोजोइक एरा में क्या होता है। तो सबसे बड़ा डेवलपमेंट तो यही है कि एम्फिबियंस आ जाते हैं संसार में। पहले एम्फिबियंस आज से 54 करोड़ साल पहले आ गए थे, 54 करोड़ ईयर्स को। तो आप जरा इमेजिन करिए कि हम कितने बड़े टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। 54 करोड़, 54 करोड़, जरा सोचिए 1 करोड़ कितना बड़ा होता है, 54 करोड़, इतना बड़ा ड्यूरेशन हम लेके चल रहे हैं। तो इस बड़े व्यू पॉइंट को आपने बनाना है, एक बड़े दृष्टिकोण को आपने बनाना है। तो एम्फिबियंस, शुरुआती एम्फिबियंस इस समय आते हैं, और डीप सी कोर्स जो है वो अपलिफ्ट होते हैं। तो समुद्र के नीचे जो डीप सी कोर्स हैं वो विजिबल होते हैं। चेंजेस जो है शुरुआत में आने लग जाते हैं। विंग्ड इंसेक्ट्स, जो पंख वाले कीड़े हैं, वो इस समय आने शुरू हो जाते हैं। ये कुछ मेजर इसमें डेवलपमेंट है, इसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो ये पैलियोजोइक का ड्यूरेशन है। अगला जो एरा इसके बाद चलता है 24 करोड़ साल के बाद, वो चलता है मेसोजोइक एरा। ये सारा फेनरोजोइक इयॉन में आ रहे। मैंने वही बताया, इयॉन एक बड़ा टाइम, ये फर्दर टाइम्स में बटा हुआ है। छोटा एरा, एरा से भी छोटा पीरियड, पीरियड से भी छोटे इपोचेस होते हैं, तो वो हम डिस्कस करें। इयॉन अभी एक ही है जो कि फेनरोजोइक है। अगला जो एरा हमारे पास आता है वो है मेसोजोइक एरा। ठीक है, और इसको कहा जाता है एज ऑफ रेप्टाइल्स। ये रेप्टाइल्स की एज है। ठीक है, रेप्टाइल्स जो रेंगने वाले जानवर होते हैं वो इस समय और अच्छे से विजिबल होते हैं। रेप्टाइल्स आने वाले हैं, डायनासोर इस समय आने वाले हैं, और डायनासोर एक रेप्टाइल ही है ना? रेप्टाइल ही तो एक, आप एक उस प्रकार के प्राणी को समझ, छिपकली तो है वो एक प्रकार से, तो कहीं ना कहीं बॉडी रिजेम्बलेंस कुछ वैसा ही है, मोटे मोटे तौर पर, एक्चुअल नहीं कह रहा हूं। तो जो मेसोजोइक एरा है ये 24 करोड़ साल से लगभग 6.5 करोड़ साल तक आज से चलता है। 24 करोड़ साल से लगभग 6.5 करोड़ साल तक ये जो एरा है मेसोजोइक एरा, ये चलता है। अब ये जो मेसोजोइक एरा है, ये जो टाइम पीरियड है 24 करोड़ से 6.5 करोड़ का, ये अलग अलग पीरियड्स में बटा हुआ है, 3 पीरियड्स में बटा हुआ है। सबसे पहला जो पीरियड आता है वो आता है ट्रायसिक पीरियड।
ट्राइसिक पीरियड, जो कि 24 करोड़ साल से लगभग 20 करोड़ साल तक चलता है। एक बात मैं स्पष्ट कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ कि ये एस्टिमेटेड टाइम है, ये एक्चुअल टाइम नहीं है। अब एक्चुअल टाइम करना, रिकॉल करना, रिमेंबर करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हमें तो अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, हमें तो एक बेस, एक धरातल बनाना है। तो एक मोटा मोटा एक एस्टिमेशन हम लेके चल रहे हैं। ये एक्चुअल नहीं है, पहले वार्न कर दो। और एक्चुअल लर्न करना प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। आप कितना डिटेल से इस माइंड में डालेंगे, हमें तो रेलिवेंसी देखनी है, हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। तो ये एस्टिमेटेड है, पहले बता दूं आपको। ओके, तो ये ट्राइसिक है, और ट्राइसिक में सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट क्या होता है? ट्राइसिक कोई इपॉच में नहीं बटा हुआ है, ट्राइसिक पीरियड एक पीरियड अपना होल है। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो समय है ट्राइसिक का, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट है वो ये होता है कि फर्स्ट डायनासोर्स, पहले डायनासोर्स आने शुरू हो जाते हैं। आज से लगभग 24 करोड़ साल पहले पहला डायनासोर इस संसार में आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये ट्राइसिक पीरियड है। तो पहले डायनासोर्स इस समय हमें देखने को मिल रहे हैं। और इसके साथ साथ अगला जो हमारे पास ट्राइसिक के बाद 20 करोड़ साल के बाद जो आ रहा है पीरियड, वो है जुरासिक। जुरासिक पार्क आपने मूवी सुनी होगी। तो ये पीरियड है जुरासिक पीरियड, ये लगभग 20 करोड़ साल से 14.5 करोड़ साल तक चलता है। और इसमें क्या होता है कि डायनासोर्स क्या हो रहे हैं? लार्ज हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, बिग जाइंट डायनासोर्स आ रहे हैं। इनफैक्ट चिड़िया आ रही है, बर्ड्स, इनफैक्ट फ्लावरिंग प्लांट्स, फूल देने वाले पौधे सबसे पहली बार संसार में, पृथ्वी में जुरासिक पीरियड में आते हैं, जो कि आज से लगभग 20 करोड़ साल से 14.5 करोड़ साल तक चलता है। तो फ्लावरिंग प्लांट्स के एविडेंस देखने को मिल रहे हैं। जुरासिक के बाद जो अगला पीरियड है वो है क्रिटेशियस पीरियड। क्रिटेशियस पीरियड जो कि 14.5 करोड़ साल से 6.5 करोड़ साल तक चलता है, ठीक है ना। और क्रिटेशियस जो है डिवाइडेड है कुछ फर्दर टाइम स्टैम्प्स पे, कुछ फर्दर स्मॉल डिविजन्स पे, क्योंकि एक बहुत बड़ा टाइम है 14.5 से 6.5। तो क्रिटेशियस हमने बांटा हुआ है एक लोअर क्रिटेशियस, लोअर क्रिटेशियस और एक अपर क्रिटेशियस। जो लोअर क्रिटेशियस है वो 14.5 करोड़ साल से 9.5 करोड़ साल तक का है लगभग। और अपर क्रिटेशियस आज से 9.5 करोड़ साल पहले से 6.5 करोड़ साल तक रहता है। तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं ये क्रिटेशियस पीरियड का। लोअर क्रिटेशियस में क्या होता है? डायनासोर्स फ्लरिश करते हैं, ठीक है, डायनासोर आपके जो है फ्लरिश करते हैं। ये फर्स्ट डायनासोर ट्राइसिक में देखे गए, जुरासिक में जो है हमने देखे डायनासोर्स बड़े हो रहे हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स आ रहे हैं, चिड़िया आ रही है। और लोअर क्रिटेशियस में डायनासोर्स फ्लरिश करते हैं और फलते हैं, फूलते हैं, प्लस क्रोकोडाइल्स, मगरमच्छ, पहले मगरमच्छ इसी समय देखे गए, क्रोकोडाइल्स आ रहे हैं, स्नेक्स आ रहे हैं, सांप आ रहे, तभी इसे एज ऑफ रेप्टाइल कहा गया, क्योंकि क्रोकोडाइल, मगरमच्छ एक रेप्टाइल है, रेंगता है ना। तो एक एस्टिमेट है। स्नेक्स हो गए, डायनासोर्स फ्लरिश कर रहे हैं, आंट्स हो गई, जो चींटियां हैं वो सब इस समय देखने को मिल रही है। और अपर क्रिटेशियस में आते आते डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। तो आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले तक आते आते डायनासोर्स खत्म हो गए। जो डायनासोर 24 करोड़ साल पहले आए थे वो 6.5 करोड़ साल तक ही रहते हैं, उसके बाद वो वैनिश हो जाते हैं। अब डायनासोर्स की खत्म होने की थ्योरी क्या है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, अलग अलग थ्योरीज है, हमें तो ह्यूमन एवोल्यूशन पढ़ना है। तो अब तक के जितने भी टाइम पीरियड हमने देखे उसमें ह्यूमन एवोल्यूशन के रिस्पेक्ट में कोई इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड नहीं है, वो अब आने वाला है। अब अगला जो एरा आने वाला है वहां से ह्यूमन एवोल्यूशन के रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम्स आने वाले हैं, जिसको हमने समझना है। अब तक के जितने भी टाइम पीरियड है ये अंडरस्टैंडिंग के लिए आप बना सकते हैं, बेस तैयार करने के लिए, लेकिन ये इतने रेलेवेंट नहीं। रेलेवेंट टाइम अब आने वाले हैं।
और डायनासोर्स खत्म तो हुए अपर क्रिटेशियस में, उसके साथ साथ कॉन्टिनेंट्स प्रेजेंट फॉर्म लेने लग गए। जो कॉन्टिनेंट्स हैं, जो महाद्वीप हैं, वो आज की जो शेप है, आज जैसे आप यूरोप को देखते हैं, एशिया को देखते हैं, अमेरिका को देखते हैं, अफ्रीका को देखते हैं, तो वैसी शेप्स वो लेने लग गए। तो ये था मेसोजोइक एरा का कच्चा चिट्ठा। अब आगे जरा डिस्कस करते हैं। मेसोजोइक एरा के बाद जो एरा अब हम डिस्कस करेंगे, जो चल भी रहा है प्रेजेंट तक, वो है सेनोजोइक एरा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भैया बताओ कौन सा एरा अभी चल रहा है, आपने क्या बताना है? भैया सेनोजोइक एरा चल रहा है। सेनोजोइक एरा जो है वो 6.5 करोड़ साल से टिल प्रेजेंट आज तक चल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट ये टाइम है जिसको आपने समझ के चलना है। अच्छा, ये फर्दर 2 पीरियड्स में बटा हुआ है। पहले जो है टर्शियरी पीरियड और जो दूसरा है क्वार्टनरी पीरियड। तो अगर आपसे कोई बोले कि भैया बताओ अभी प्रेजेंट में कौन सा पीरियड चल रहा है, तो आपने बता देना है आंख बंद करके, भैया देखो ऐसा है, अभी जो है सेनोजोइक एरा चल रहा है, क्वार्टनरी पीरियड चल रहा है। जो टर्शियरी पीरियड है वो 6.5 करोड़ साल से 16 लाख साल तक चलता है, और जो क्वार्टनरी है वो 16 लाख साल से टिल प्रेजेंट अभी तक चल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम्स है जिसको आपने समझ के चलना है। चलिए, अब ये फर्दर कुछ इपोचेस में बटे हुए हैं, है ना। तो टर्शियरी के अपने इपोचेस हैं और क्वार्टनरी के अपने इपोचेस हैं। तो टर्शियरी जो ये है 6.5 करोड़ साल से 16 लाख साल तक का जो समय है, इसको हमने फर्दर बांटा हुआ है। सबसे पहला जो इपोच आता है वो आता है पैलियोसीन। पैलियोसीन जो कि 6.5 करोड़ साल से 5.5 करोड़ साल के लगभग रहता है। पैलियोसीन में क्या होता है, पहले प्राइमेट्स आ जाते हैं, जो कि प्रोसिमी जिन्हें हम कहते हैं, पहले प्राइमेट्स आ जाते हैं, पहले प्रोसिमी आ जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इपोच है पैलियोसीन इपोच। प्राइमेट वो है, वो ऑर्डर है जिस ऑर्डर को हम बिलोंग करते हैं, हम सब प्राइमेट्स कैटेगरी में आते हैं। तो पहले प्राइमेट पैलियोसीन में आ जाते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये टाइम पीरियड है। अगला जो इपोच आता है पैलियोसीन के बाद वो आता है इयोसीन, और इयोसीन जो रहता है वो 5.5 करोड़ साल से लगभग 3.5 करोड़ साल तक रहता है। और इयोसीन में मैमल्स जो हैं एक्सपैंड होते हैं, मैमल्स जो हैं फैलते हैं, मैमल्स जो हैं एक्सपैंड होते हैं, और इसलिए सेनोजोइक एरा को एज ऑफ मैमल्स भी कहा जाता है। एज ऑफ मैमल्स। तो देखिए, पैलियोजोइक एम्फीबियंस की एज है, मेसोजोइक रेप्टाइल्स की एज है, और सेनोजोइक मैमल्स की एज है। तो ये होता है। अगला जो इपोच आता है इसी टर्शियरी पीरियड में, इसी टर्शियरी टाइमलाइन में, वो आता है ओलिगोसीन। और ओलिगोसीन जो इपोच है वो 3.5 करोड़ साल से लगभग 2 करोड़ साल तक रहता है। ओलिगोसीन में वही फर्दर डेवलपमेंट्स होते हैं, जो पुराने मैमल्स हैं वो चले जाते हैं, जो नए मैमल्स हैं वो आने लग जाते हैं। उसके बाद जो आता है वो आता है मायोसीन पीरियड, और मायोसीन जो रहता है 2 करोड़ साल से लगभग आज से 50 लाख साल पहले तक रहता है। और मायोसीन इस इपोच में, मायोसीन इस टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट चेंज होते हैं। वो क्या होते हैं, पहले एप्स आने लग जाते हैं, पहले एप्स आने लग जाते हैं मायोसीन टाइम पीरियड में, जो कि आज से 2 करोड़ साल से 50 लाख साल पहले तक रहा है। उसके साथ साथ एप्स तो आ ही जाते हैं, जो आप कुत्ते देखते हैं, जो आप डॉग्स देखते हैं वो आने लग जाते हैं, जो आप घोड़े देखते हैं, जो आप हॉर्सेस देखते हैं वो आने लग जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है। इसके बाद जो आता है वो आता है प्लायोसीन पीरियड या प्लायोसीन इपोच। ये जो रहता है 50 लाख साल से 16 लाख साल तक रहता है, और इसमें आपके पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस आ जाते हैं, फर्स्ट ऑस्ट्रेलोपिथेकस आ जाते हैं,
और पहली होमो की स्पीशीज, होमो की प्रजाति, वही होमो जिसको हम बिलोंग करते हैं, पहली होमो की स्पीशीज जो कि होमो हैबिलिस है, वो इस प्लायोसीन इपोच में आ जाती है। तो होमो हैबिलिस आने लग जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है। इसके बाद जो है क्वाटरनरी पीरियड आरंभ हो जाता है, शुरू हो जाता है, जिसमें पहला जो इपोच है वो है प्लीस्टोसीन इपोच। प्लीस्टोसीन जो है 16 लाख साल से लगभग 11,000 साल पहले तक रहता है। और प्लीस्टोसीन में होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस, होमो सेपियन सेपियन, मतलब इंसान का जो सच में जो विकास होता है वो प्लीस्टोसीन में होता है, और इंसान लगभग पूरा विकसित इस समय होता है। अगला जो लास्ट इपोच है जो अभी चल रहा है, अगर आपसे कोई पूछे कि भैया बताओ कौन सा इपोच चल रहा है, तो वो है होलोसीन। और जो होलोसीन है वो आज से 11,000 साल पहले से शुरू हो गया था और अब तक चल रहा है टिल प्रेजेंट। अभी जो इपोच चल रहा है वो होलोसीन इपोच चल रहा है, क्वाटरनरी पीरियड चल रहा है, और जो एरा है सेनोजोइक एरा चल रहा है। इसमें सिविलाइजेशन पनपती है, जो हड़प्पन सभ्यता हमने सुनी है, जो मेसोपोटामियन सभ्यता हमने सुनी, और जो अन्य जो भी सभ्यताएं हमने सुनी है वो इसी होलोसीन इपोच में आने लगती है। तो ये एक मुख्यतः एक टाइम लाइन है जिसको आपने समझ के चलना है कि कैसे 54 करोड़ साल पहले से इतने विकास होने लगे। 24 करोड़ साल पहले डायनासोर आया, 6.5 करोड़ साल से हमारा जो एरा है सेनोजोइक वो शुरू हुआ, और ये बदलाव है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट टाइम रहने वाला है वो सेनोजोइक रहने वाला है। इससे पहले का हमारे लिए सो मच रेलेवेंट नहीं है। हमारे पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, प्लीस्टोसीन, होलोसीन, ये इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम्स रहने वाले हैं। इसको हमें समझ के चलना है कि इसी पीरियड में, सेनोजोइक एरा में ही इंसान का विकास होता है, ह्यूमन एवोल्यूशन होता है, जिसको हमने समझ के चलना है। तो हमने जो है एक बेसिक टाइमलाइन को देखा, एक बेसिक जियोलॉजिकल टाइम स्केल को देखा, और इसकी अंडरस्टैंडिंग होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप ह्यूमन एवोल्यूशन की स्टोरी को देखेंगे, जब आप मानव विकास की स्टोरी को देखेंगे, तो ये टेक्निकल टर्म्स आएंगे, और अगर आपको स्टोरी ही पता नहीं होगी, जियोलॉजिकल साइकिल ही पता नहीं होगा, तो इस कहानी को समझना मैं कहूंगा अधूरा सा रह जाएगा। तो चलिए अब हम बात करेंगे ह्यूमन एवोल्यूशन की, मानव विकास की। और जरा खुद सोचिए, हमारा विकास, हमारा अपना विकास कैसे हुआ? हम कई विकास कर रहे हैं, लेकिन हमारा अपना विकास कैसे हुआ, सोचकर ही मजा आ जाता है, आनंद आ जाता है, शरीर जो है आनंदमय हो जाता है। यार हम कैसे विकसित हुए, हमारा कैसे विकास हुआ, हम क्या थे और क्या हुए, क्या परिस्थितियां हमने देखी, तो एक प्रेरणा मिलती है। हम जो है छोटी मोटी परिस्थितियों से भागते हैं आज के जमाने में। अगर हम उस कहानी को जान लें तो मैं कहूंगा ये तो कुछ भी नहीं है जो आज हम फेस कर रहे हैं। इतनी दुर्दशा, इतनी ज्यादा बुरी दशा हमारे पूर्वजों ने झेली है, मैं कहूंगा उसकी बराबरी की तो हमने एक अंश मात्र भी समस्या या दुर्दशा कुछ नहीं सहा है। और हम इतने में ही प्राण दे देते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, या मैं कहूँ तो इतने में ही हम दम तोड़ देते हैं, अगर मैं कहूँ, है ना, या हार मान लेते हैं जीवन से। तो ये कहानी प्लीज, मैं कहूँगा, आपसे दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज इस कहानी को समझें, ताकि एक नई दिशा आपके दृष्टिकोण को मिले, आप एक नए दृष्टिकोण से सोचें और एक नए नजरिए से इस चीजों को समझें। चलिए शुरू करते हैं मानव विकास की इस कहानी को कि हमारा विकास हुआ कैसे। कई पृष्ठभूमि है जो हम देखेंगे, कई चीजें हैं जो हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। सबसे पहला सवाल ये आता है कि मानव विकास की इस प्रश्न को उठाया किसने? कौन वो महापुरुष था या महास्त्री थी जिसने इस प्रश्न को उठाया, जिसने इस मुद्दे को उठाया और सामने लाया कि हम कैसे विकसित हुए, समाज में इसकी जो एक धारणा है वो कैसे विकसित हुई। तो इसके लिए हम एक स्टोरी देखेंगे, और ये जो दो पर्सनैलिटीज हैं, जो दो व्यक्तित्व हैं, बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक जो है उनका नाम है मैरी लीकी, मैरी लीकी, और एक का नाम है लुइस लीकी, लुइस लीकी।
और ये दोनों ही हस्बैंड वाइफ थे, पति पत्नी थे। और बात मैं कर रहा हूँ लगभग 1959 की, 1959 की मैं बात कर रहा हूँ। और दोनों ही जो थे अफ्रीका में थे। अफ्रीका में एक जगह है ओल्दुवाई गॉर्ज, ओल्दुवाई गॉर्ज, तो इस जगह पे काम कर रहे थे। और जो लुइस था वो फीवर था, उसे लुइस को फीवर था, बुखार था, तो वो अपने टेंट में आराम कर रहा था। उसकी जो पत्नी है मैरी, वो ओल्दुवाई गॉर्ज में खुदाई कर रही थी और घंटों से वो लगी हुई थी उस तपती धूप में अफ्रीका के। वो घंटों से लगी हुई थी अवशेषों के या कुछ ढूंढने की फिराक में। और फाइनली उसको कुछ एविडेंस मिलता है, कुछ उसे जो है कुछ एविडेंस मिलता है। उसको क्या मिलता है? अपर जॉ मिलता है उसे, जो है एक ऊपरी जबड़ा मिलता है खुदाई के दौरान। उसके साथ साथ कुछ टीथ, कुछ दांत उसको जो है मिलते हैं जब वो खनन का कार्य कर रही थी या जब वो खुदाई कर रही थी। काफी घंटों की तपस्या के बाद उसको जो है ऊपरी जबड़ा और कुछ दांत मिलते हैं। और जब उसे देखती है तो काफी अचंभित हो जाती है, क्योंकि वो इंसानों की तरह लग रहा था बिल्कुल। तो वो क्या करती है, तुरंत उस गुफा के बाहर जाती है। वहां पे उसकी रेंज रोवर रखी थी, आप एक इमेजिनेशन बैठाइए जरा। रेंज रोवर में बैठती है और अपने पति के पास जाती है और कहती है, देखो लुइस, मैं क्या खोज के लाई हूँ, मुझे फाइनली जो है वो चीज मिल गई है। तो फाइनली वो दोनों उसका नाम रखते हैं जिनजैंथ्रोपस, जिनजैंथ्रोपस बोइसी। उस एविडेंस का नाम वो रख देते हैं जिनजैंथ्रोपस बोइसी। अब ये बोइसी कौन है? बोइसी दरअसल एक आदमी थे जो उनकी हेल्प कर रहे थे अफ्रीका में, तो उसको डेडिकेट करने के लिए उसका नाम वो रख देते हैं दोनों, लुइस और मैरी, जिनजैंथ्रोपस बोइसी। तो यहां से एक अंतरराष्ट्रीय दिलचस्पी इस पाठ्यक्रम में देखने को मिलती है मानव विकास के। और इसके बाद से कई इंस्टीट्यूशंस, कई रिसर्चर्स इस टॉपिक पे, इस मुद्दे पे सामने आते हैं, अपनी राय को रखते हैं और कहीं ना कहीं प्रश्न उठाते हैं। लेकिन आपने गलत फहमी इसको पढ़ के ये नहीं पालनी है कि मानव विकास की इस कथा को या इस मुद्दे को मैरी और लुइस ने शुरू किया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इससे पहले भी लोगों ने प्रश्न उठाए हैं, लेकिन उन प्रश्नों को अंतरराष्ट्रीय या उतना महत्व नहीं मिल पाया, वो दब गए। जैसे कि आज से लगभग 95 इयर्स या 94 इयर्स अगो की बात करूं अगर मैं आपसे, तो एक पर्सनैलिटी थे, व्यक्तित्व थे जिनका नाम था, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था थॉमस हक्सले। थॉमस हक्सले ये एक सवाल उठाते हैं 1863 में, उठाते हैं लगभग आज से 96 इयर्स अगो, ठीक है। तो 1863 में वो एक सवाल उठाते हैं और उस सवाल का वो नाम कहते हैं, रखते हैं क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चंस, यानी कि सवालों के सवाल। वो सवाल क्या उठाते हैं थॉमस हक्सले साहब? सवाल क्या उठाते हैं? वो देखते हैं कि हम चिंपैंजी, गोरिल्ला, बोनोबो, ये कहीं ना कहीं हम जैसे काफी सिमिलर है। और जब वो देखते हैं इस चीज को कि यार ये तो हमारे जैसा है बिल्कुल, ये जो चिंपैंजी है अगर आप इसको ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं हम जैसा ही उसकी फीचर्स है, कहीं ना कहीं हमसे मैच हो रहा है कहीं ना कहीं। तो ये क्या लफड़ा है भाई, ये क्या मुद्दा है, कैसे मैच हो रहा है? कुछ तो कहानी रही होगी। ये कैसी इतना क्लोज प्रॉक्सिमिटी देखने को मिल रहा है, इतना क्लोज संबंध, रिश्ता देखने को मिल रहा है हमारे साथ इन प्रजातियों का, चाहे वो गोरिल्ला हो चाहे वो चिंपैंजी हो। तो कहीं ना कहीं जो सवाल है ये पहले से ही आ गए थे। फर्क इतना था कि उन सवालों को उतना महत्व नहीं मिल पाता था, दब जाते थे वो। लेकिन मैरी लीकी और लुइस लीकी के इस एविडेंस के बाद अंतरराष्ट्रीय दिलचस्पी इस मुद्दे पे आती है कि हाँ कुछ तो है मुद्दा, कुछ तो कहानी है। और इसके बाद से ह्यूमन एवोल्यूशन की स्टडी को, मानव विकास की इस कहानी को जो है एक नई दिशा जो है मिल जाती है समाज में। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और बड़े पैमाने पे इस मुद्दे पे जो है चर्चा करी जाती है और कहीं ना कहीं एविडेंसेस भी सामने आती है। तो ये एक बैकग्राउंड था, एक आधार था जिस धरातल पे हम खड़े हैं। और जरा सोच के देखिए, हमारी कहानी ज्यादा पुरानी नहीं है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल को देखें तो 6.5 करोड़ साल ज्यादा नहीं होते हैं। और इतने समय में हमने, आप देखिए कितना विकास कर दिया है। हमने धर्म जैसे इस काफी गहरे मुद्दे तक को बना दिया है। और जिस धरातल पे हम खड़े हैं वो अभी काफी डगमगाए हुए हैं।
वो काफी मजबूत नहीं है। और ऐसे धरातल पे हम जो ये वाद विवाद करते हैं धर्म को लेके, अन्य मुद्दों को लेके, तो ये अपने में ही काफी रोचक बात है कि इतने से समय में इतनी गहरी बातें हमने कैसे बनाई, हमने कैसे सोचा। तो ये सब चीजें काफी विचारणीय है। तो ये एक बेस है, आधार है कि कैसे ह्यूमन एवोल्यूशन की स्टडी को एक दिशा मिलती है। तो चलिए अब जो है हम कहानी को शुरू करते हैं और अच्छे से समझते हैं कि हुआ क्या। चलिए तो डिस्कस करते हैं। तो अगर मैं बात करूं ओलिगोसीन इपोच की, ओलिगोसीन इपोच में काफी बदलाव आए। ओलिगोसीन इपोच, अब मैं आपको एक बात बता दूं, हमने केवल सेनोजोइक एरा की ही बात करनी है। पूरी कहानी सेनोजोइक एरा में ही चलने वाली है, ठीक है। तो ओलिगोसीन इपोच ये वो समय है जो कि ओलिगोसीन इपोच जो है वो लगभग 3.5 करोड़ साल से 2 करोड़ साल तक चलता है। ये ओलिगोसीन इपोच का समय। ओलिगोसीन इपोच में क्या होता है, बहुत बड़ा बदलाव संसार में देखने को मिलता है। और वो क्या होता है कि संसार में, पृथ्वी में आज से 3.5 करोड़ साल पहले पहली बार ग्लेशिएशन होने लग गया। ग्लेशिएशन होने लग गया, फर्स्ट ग्लेशिएशन हमें देखने को मिलने लगा। ग्लेशिएशन का मतलब कि बर्फ के थक्के जमने लगे, बर्फ जमने लगे, हिमखंड बनने लगे। तो पहला ग्लेशिएशन संसार में ओलिगोसीन इपोच में होने लगा। इससे पहले जो समय था वो काफी वार्म था। क्लाइमेट अगर आप देखेंगे ओलिगोसीन से पहले का तो काफी गर्म सा था, इतना भी गर्म नहीं लेकिन एक स्टेबिलिटी थी। क्लाइमेट काफी स्टेबल था, एक जैसा ही रहता था, समांतर रहता था, एक वार्मथनेस थी। लेकिन ओलिगोसीन में पहली बार ग्लेशिएशन होने लगा। और इतना ही नहीं, जब अगला इपोच आया, जब मायोसीन का पीरियड आया, जब मायोसीन इपोच आया जो कि हमने डिस्कस किया था 2 करोड़ से 50 लाख साल तक चलता है। तो मायोसीन में क्या हुआ, ये ग्लेशिएशन और गहरा होने लगा और इंटेंसिफाई होने लगा। और कहीं ना कहीं जो एक फ्लक्चुएटिंग क्लाइमेट है वो शुरू होने लग गया। एक फ्लक्चुएटिंग क्लाइमेट में हम आ गए। फ्लक्चुएटिंग क्लाइमेट इन द सेंस, अब गर्म भी हो रहा है, ठंड भी हो रही है, गर्म भी हो रहा है, ठंड भी हो रही है। पहले एक स्टेबल क्लाइमेट रहता था, एक जैसा समांतर, अगर थोड़ा बहुत वेरिएशन भी होता था तो ना के बराबर रहता था। लेकिन अब जो है फ्लक्चुएटिंग क्लाइमेट हो गया है, ठंड भी है, गर्म भी है, ठंड भी है, गर्म भी है। तो कहीं ना कहीं हैबिटेट्स पे फर्क पड़ा। और इतना ही नहीं, जब हम प्लायोसीन पीरियड में आए, जब हम प्लायोसीन इपोच में आए, ये वो इपोच है जो 50 लाख साल से 16 लाख साल तक चलता है। तो इतना ज्यादा ग्लेशिएशन हो गया था, इतनी ज्यादा बर्फ जम गई थी एंटार्क्टिका के बेल्ट के अराउंड, अगर आप देखें, है ना। इनफैक्ट आप देखेंगे जो नॉर्थ अमेरिका है, जो यूरोप है, वहां पे तो आज से 15,000 साल पहले तक बर्फ रही है। आज से 15,000 साल पहले तक, मतलब पूरे ओलिगोसीन, पूरे मायोसीन, पूरे प्लायोसीन, पूरे प्लेस्टोसीन तक और होलोसीन के भी शुरुआत तक बर्फ रही है। आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा ग्लेशिएशन हुआ था। तो प्लायोसीन में इतनी बर्फ जम गई कि समुद्र का जो स्थल था, पानी का जो लेवल था, ओशंस का, महासागरों का, लगभग 40 मीटर तक गिर गया। और अगला जो इपोच आता है प्लीस्टोसीन का, जो प्लीस्टोसीन पीरियड आता है, जो कि 16 लाख साल से 11,000 साल पहले तक चलता है, उसको तो हमने ग्रेट आइस एज तक कह डाला। आइस एज आपने इससे पहले भी सुना होगा, जब संसार में एक बड़े पैमाने में बर्फ जम गई थी। और जो मैमथ है ना, जो वो शेर था ना, आपने देखा होगा, इसके लंबे दांत होते हैं, जो मैमथ होते हैं जिसके लंबे दांत होते हैं, ऐसी स्पीशीज भी संसार में आने लगी। लेकिन आइस एज अलग होता है, ये ग्लेशिएशन अलग है। इस ग्लेशियर जो ये वाला ग्लेशिएशन जब मैं कह रहा हूं तो बर्फ का जमना है बस। लेकिन जब मैं आइस एज कह रहा हूं तो वो बड़े स्तर पे है। और आइस एज प्लीस्टोसीन में शुरू तो होता है, लेकिन लेट प्लीस्टोसीन में शुरू होता है, ये लेटर पीरियड में होता है। जैसे कि 16 लाख से 11,000 तक ये समय है। तो 8 लाख साल तक स्टेबिलिटी थी, मतलब बर्फ भी जम रही है लेकिन उतनी नहीं जम रही है।
8 लाख साल से 11,000 साल तक का जो पीरियड है, जो लेटर प्लेस्टोसीन का पीरियड है अप्रॉक्स, इसमें ग्रेट आइस एज आती है। इसमें काफी बड़े पैमाने में बर्फ जम जाती है। उससे पहले भी जम रही थी, अब 16 लाख से शुरू हो गया था, 16 लाख में भी बर्फ थी, लेकिन पुराने टाइम पीरियड जैसी ग्लेशिएशन थे, उतने बड़े पैमाने पे नहीं थे। आइस एज शुरू होती है लेटर प्लेस्टोसीन में, मतलब 8 लाख साल से आरंभ होता है और 11,000 साल के आसपास तक रहता है। तो इस समय काफी ज्यादा क्लाइमेटिक चेंजेस संसार में देखने को मिल रहे हैं। पहले जो एक स्टेबल क्लाइमेट था, अब वो एक फ्लक्चुएटिंग क्लाइमेट में परिवर्तित हो गया है और इसके काफी प्रभाव देखे गए। जैसे कि आप देखेंगे जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो रहा है वो भी देखने को मिल रहा है। एल्फ्रेड वैगनर की बहुत प्यारी थ्योरी थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की। तो ड्रिफ्टेशन हो रहा है, प्लेट टेक्टोनिक्स में हलचल हो रही है ना। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो कॉन्टिनेंट्स पहले समुद्र से अलग थे वो जुड़ रहे हैं, लैंड ब्रिजेस बन रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें, ये अफ्रीका है मान लेते हैं, ये आपका यूरोप है, तो यहाँ लैंड ब्रिज बन रहा है क्योंकि पहले ओशन से अलग था, लेकिन अब लैंड ब्रिज बन रहा है तो रास्ता मिल रहा है माइग्रेट करने का, है ना। तो कहीं ना कहीं ये सब हो रहा। और इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसका क्या प्रभाव पड़ा, उससे पहले एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो आइस एज है, जो हम क्या कह रहे हैं, लगभग 8 लाख साल से जो शुरू हुआ, तो लगभग इस समय 8 लाख साल से 11,000 साल तक या प्रेजेंट तक अगर हम देखें तो 9 साइकिल्स ऑफ कूलिंग हो गई है। 9 बार 8 लाख साल से लगभग लगभग आज तक अगर हम देखें तो 9 बार आइस एज आ चुका है। बहुत ज्यादा ठंडक पड़ चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कितना इंटेंस कूलिंग रहा होगा, परिवर्तन कैसे आया होगा। अब हुआ क्या, देखिए, जब ओलिगोसीन में, मायोसीन में, प्लायोसीन में जो ये ग्लेशिएशन हो रहा है, इससे क्या हुआ, जब कोल्डर सीजन्स होते थे, क्योंकि आइस एज का मतलब टोटल आइस, बस बर्फ ही बर्फ, लेकिन ये जो ग्लेशिएशन है इसमें बर्फ भी है, वार्मथ भी है, बर्फ भी है, गर्मी भी है। तो मैं इस पुराने वाले टाइम की बात कर रहा हूँ, ओलिगोसीन की, मायोसीन की, प्लायोसीन की। मैं प्लेस्टोसीन लेटर पार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, आइस एज की बात नहीं कर रहा हूँ, उससे पहले की बात कर रहा हूँ। तो जब कोल्डर साइकिल्स होती थी, जब ठंड पड़ती थी, तो जो उस समय के एनिमल्स थे, जो मैमल्स थे, क्योंकि साइनोजोइक एरा है, मैमल्स का टाइम है, तो उस समय के जो मैमल्स थे वो क्या करते थे, लोअर लैटिट्यूड्स में आ जाते थे, क्योंकि हायर लैटिट्यूड में तो और ही ज्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट होगा। तो ठंड में वो लोअर लैटिट्यूड की तरफ आ जाते थे क्योंकि वो थोड़ा सा फिजिबल क्लाइमेट, रहने वाला क्लाइमेट होता था। वहीं जब थोड़ा सा वार्मथनेस आती थी तो फिर वो हायर लैटिट्यूड की तरफ चले जाते थे कि लोअर लैटिट्यूड में गर्मी थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगी तो रहना, एडजस्ट करना मुश्किल होगा, तो फिर वो हायर लैटिट्यूड में चले जाते थे। और इसको टेक्निकल भाषा में हम कहते हैं ट्रांसहुमेंस, ट्रांसहुमेंस। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग है। अब जरा बात सोचिए, मैंने क्या कहा, कॉन्टिनेंट्स कनेक्ट हो रहे हैं, टेक्टोनिक एक्टिविटी हो रही, प्लेट्स कनेक्ट हो रही है, लैंड ब्रिजेस बन रहे हैं, एरिया एक्सेसिबल हो रहे हैं। तो जब ये एनिमल्स कोल्डर टाइम में लो लैटिट्यूड में आएंगे हाई लैटिट्यूड से, तो वहां के जो एनिमल्स हैं उनके साथ मिलेंगे, नए नए एनिमल्स के साथ, है ना कहीं वो मिलेंगे, अपने जैसे स्पीशीज के साथ मिलेंगे, और कहीं ना कहीं इंटरमिक्सिंग होगी, कहीं ना कहीं इंटरमिक्सिंग होगी, अलग अलग स्पीशीज के बीच इंटरमिक्सिंग होगी, और नए स्पीशीज का जो है, न्यू स्पीशीज का बनना शुरू हो जाएगा। तो एक पैलेंटोलॉजिस्ट थे, बहुत प्रसिद्ध पैलेंटोलॉजिस्ट थे जो फॉसिल्स की स्टडी करते हैं, उनका नाम था बजॉन कर्टिन। बजॉन कर्टिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, प्लीज इस नाम को लर्न कर लीजिए, बजॉन कर्टिन। कर्टिन साहब क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि लगभग लगभग रफली इस समय 113 स्पीशीज जो थी वो बन जाती है। तो आप एक एस्टिमेशन लगा सकते हैं कितने बड़े पैमाने में चेंजेस हो रहे हैं। अब काफी क्लाइमेटोलॉजिस्ट का कहना है कि इस समय जो एस्ट्रोनॉमिकल चेंजेस है वो काफी हुए। पृथ्वी अपने ऑर्बिट में थोड़ा सा घूमता है, उस तरीके में उसके बदलाव आए। आइसोलेशन जो होता है, जो सूरज की किरणें पृथ्वी में आती है, नॉर्थ साउथ आइसोलेशन, उसमें जो है परिवर्तन आए। तो कई अपनी थ्योरीज अलग अलग दे रहे हैं जिसके कारण ही बदलाव हो रहे हैं।
तो ये एक बैकग्राउंड आप समझ सकते हैं कि ओलिगोसीन एपोच से इतना परिवर्तन संसार में देखने को मिला और यहीं से एक आधार मिला, एक धरातल मिली मानव विकास को। तो हमने एक बेस देखा। अब आगे होता क्या है एक्चुअल में डेवलपमेंट, वो हम समझने का प्रयास करेंगे। हमने एक बेस देखा कि कैसे इंटरमिक्सिंग हो रही है, कैसे टेक्टोनिक एक्टिविटीज हो रही है, बर्फ जम रही है, ग्लेशिएशन हो रहा है। इंटरग्लेशिएशन मतलब बर्फ का पिघलना बहुत रेयर था, खासकर आइस एज में, जो लेटर प्लेस्टोसीन का समय था। तो ये हमने देखा, ये हमने आधार देखा कि कितने ज्यादा क्लाइमेटिक चेंजेस इस समय हो रहे हैं। अब हम बात करेंगे बेसिकली ह्यूमन एवोल्यूशन की, मानव विकास की। और सबसे पहले हम समझते हैं कि हम किस परिवार को बिलोंग करते हैं। तो बेसिकली इसको समझने के लिए कुछ एंथ्रोपोलॉजी में क्लासिफिकेशंस होते हैं। जैसे कि सबसे पहले ऑर्डर आता है, वो फर्दर बटा, उसमें कई स्पीशीज आ जाएंगी। फिर जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक वाली स्पीशीज है उसको हमने कुछ सब ऑर्डर में डाल दिया। उसके बाद सब ऑर्डर आ जाता है। सब ऑर्डर में भी जो कुछ कॉमननेस फीचर दिख रहे हैं उसको हमने सुपर फैमिली में डाल दिया, समझ रहे हैं। फिर वो फर्दर फैमिली में डिवाइडेड होता है, जेनस होता है पूरा, है ना। तो ये एक क्लासिफिकेशन है जो आपको समझ के चलना है। मान लेते हैं कई एनिमल्स हैं जो मैमल्स में आ रहे हैं, उसको हमने किसी ऑर्डर में डाल दिया। उनमें से जो कुछ सिमिलैरिटी वाली फीचर्स के मैमल्स हैं उनको हमने एक सब ऑर्डर में डाल दिया। उनमें भी जो कॉमन दिख रहे हैं उसको हमने सुपर फैमिली में डाल दिया। उनमें भी जो और कॉमन दिख रहे हैं उसको हमने फैमिली में डाल दिया। तो ऐसे एक क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो हमारा जो ऑर्डर है वो है प्राइमेट ऑर्डर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमारा जो ऑर्डर है वो है प्राइमेट ऑर्डर। हम सब प्राइमेट ऑर्डर को बिलोंग करते हैं। हमारा ऑर्डर जो है, हम सब प्राइमेट है, ठीक है। और पहले प्राइमेट प्रोसिमी कब आए थे? पैलियोसीन में आए थे, हमने डिस्कस भी किया था। तो हम प्राइमेट ऑर्डर को बिलोंग करते हैं। अब ये जो ऑर्डर है ये दो सब ऑर्डर में बटा हुआ है। एक जो ऑर्डर है वो है स्ट्रेप्सिरहिन, स्ट्रेप्सिरहिन, और एक जो सब ऑर्डर है वो है हैप्लोरिनी, हैप्लोरिनी। स्ट्रेप्सिरहिन में आते हैं लैमर्स, लॉरिसेस, ये कुछ मैमल्स हैं जो स्ट्रेप्सिरहिन सब ऑर्डर में आते हैं। और हैप्लोरिनी में आते हैं टार्सियर्स, टार्सियर्स और एंथ्रोपोइडिया, एंथ्रोपोइडा या एंथ्रोपोइडिया। तो हम जिस सब ऑर्डर में आते हैं वो है हैप्लोरिनी। तो हमें हैप्लोरिनी से मतलब है, स्ट्रेप्सिरहिन से मतलब नहीं है। तो हैप्लोरिनी में हम एंथ्रोपोइडिया ग्रुप में आते हैं। तो अब जो एंथ्रोपोइडिया ग्रुप है, ये जो एंथ्रोपोइडा ग्रुप है, इसमें भी जो एक डिवीजन है वो है होमिनॉइड्स का डिवीजन। और होमिनॉइड हमारी सुपर फैमिली है। और होमिनॉइड में भी हम होमिनिन ग्रुप में आते हैं, हम होमिनिन ट्राइब में आते हैं। ये जो होमिनिन ट्राइब है ये दो उसमें बटा हुआ है, एक गोरिल्लालिनी, गोरिल्लारिनी जिसमें गोरिल्लाज आते हैं, गोरिल्लाज आते हैं। और एक जो ये बटा हुआ है होमिनिन ट्राइब वो है पनिनी, पनिनी। पनिनी में क्या आते हैं? चिंपैंजी और बोनोबो। तो इसको जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम होमिनॉइड सुपर फैमिली में आते हैं, हैप्लोरिनी सब ऑर्डर में आते हैं, प्राइमेट ऑर्डर में आते हैं। और एंथ्रोपोइडा में होमिनॉइड हम आते हैं, वो भी उसमें भी होमिनिन ट्राइब में आते हैं। होमिनिन ट्राइब फिर दो उसमें बटी हुई है, गोरिल्लालिनी, पनिनी। गोरिल्लालिनी में गोरिल्लाज आते हैं, पनिनी में चिंपैंजी, बोनोबो, ये सब आते हैं। और हम लोग आते हैं, हम लोग एक डिफरेंट ब्रांच है हमारी, होमो ब्रांच है ना। तो आप तभी देखते हैं कि चिंपैंजी, गोरिल्ला काफी सिमिलर है हम इनके, है ना, क्योंकि हमारे ही ट्राइब का पार्ट है। आगे जो है स्टोरी को अब बढ़ाते हैं और आगे इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब हम बात करेंगे बेसिकली, अब हम बात करेंगे ओलिगोसीन, ओलिगोसीन प्राइमेट की बात करेंगे। हमने अभी अभी पढ़ा कि हम प्राइमेट ऑर्डर में आते थे, है ना। और प्राइमेट में वो सारी स्पीशीज आ जाए, जितने भी मैक्सिमम स्पीशीज है जो कि पेड़ों में रहती है मैक्सिमम। और उन स्पीशीज में हमारे भी एंसेस्टर होंगे, है ना। तो ओलिगोसीन प्राइमेट, क्योंकि ओलिगोसीन से पहले जो पीरियड है, चाहे वो इयोसीन हो, पैलियोसीन हो,
एज सच हमारे पास एविडेंसेस नहीं है। तो शुरुआती जो प्राइमेट देखा गया वो ओलिगोसीन इपोच में देखा गया। सबसे शुरुआती प्राइमेट्स में से जो आइडेंटिफाइबल है हिस्ट्री में वो है ओलिगोसीन इपोच का प्राइमेट, और उसका नाम है एगीपिथोपिथेकस ज़िउक्सीज इसका नाम है। और इसको किसने खोजा था? इसको खोजा था एल्विन साइमंस ने। ये पैलेंटोलॉजिस्ट हैं एल्विन साइमंस, और एल्विन साइमंस इसको खोजते हैं, एगीपिथोपिथेकस ज़िउक्सीज को। ठीक है, ये इसको खोजते हैं, और ये ओलिगोसीन एपोच का प्राइमेट है, सबसे शुरुआती ये जो है प्राइमेट देखा गया है हिस्ट्री में। इसकी खासियत क्या है कि ये बहुत ही स्मॉल है, बहुत स्मॉल प्राइमेट है, बहुत छोटा प्राइमेट है। ये लगभग 3 से 4 किलो का होगा। आप समझ सकते हैं 3 से 4 किलो ना के बराबर, इतना छोटा एक प्राइमेट होगा। पेड़ों में रहता है, अर्बोरियल है, पेड़ों में रहता है, 4 पैरों में चलता है, तो ये क्वाड्रुपल है क्योंकि 4 पैरों में चलता है, पेड़ों में रहता है। और इसकी सबसे खासियत बात क्या है कि इसका कोटेक्स जो विजुअल कैपेबिलिटी है वो बहुत अच्छे से डेवलप्ड है, आई साइट बहुत बढ़िया है। और प्राइमेट्स की यही खासियत होती है कि प्राइमेट्स का जो आई साइट होता है वो बहुत अच्छे से वेल डेवलप्ड होता है। तो ये एगीपिथोपिथेकस ज़िउक्सीज की कुछ खासियत है, आई साइट काफी अच्छा है, क्वाड्रुपल है, ये सब इसमें देखा गया है। ठीक है, और अब हम बात करेंगे, तो इतना ही है बेसिकली एगीपिथोपिथेकस ज़िउक्सीज का, यही एक मोटा मोटा एस्टिमेशन है क्योंकि ओलिगोसीन में देखा गया। नेक्स्ट जो टाइम पीरियड है वो है मायोसीन। और मायोसीन जो पीरियड है, ये ओलिगोसीन पता है ना 3.5 करोड़ से 2 करोड़ तक का है, मायोसीन पता है ना 2 करोड़ से 50 लाख तक का बड़ा पीरियड है ये थोड़ा। तो मायोसीन इपोच में जो अर्ली मायोसीन पीरियड है, शुरुआत का जो मायोसीन का पीरियड है, जो कि 2 करोड़ से 1.5 करोड़ के आसपास का है, रफ एस्टिमेशन, उसमें हमें कुछ स्पीशीज देखने को मिली। सबसे पहली जो स्पीशीज है वो हमें प्रोकंसल देखने को मिलती है। प्रोकंसल ये क्वाड्रुपल है, 4 पैरों में चलता है और अपने सोल्स पे चलता है। सोल समझते हैं, चिंपैंजी की तरह है, गोरिल्ला की तरह ऐसे नहीं, गोरिल्ला की तरह हाथ के पिछले वाले पोर्शन से नहीं, ये सोल पे, इन पे चलता है, सोल पे चलता है, एक आइडिया लगा सकते हैं। एक और स्पीशीज जो कि अर्ली मायोसीन की है, जो कि 2 करोड़ से 1.5 करोड़ का समय है, उसमें देखी गई, वो है मोरोटोपिथेकस बिशोपी। मोरोटो नाम कहाँ से आया? क्योंकि मोरोटो एक जगह है जो कि आप देखेंगे उगांडा में। उगांडा बिल्कुल ईस्ट अफ्रीका में है, केनिया के पास, इथियोपिया के पास एक जगह है उगांडा, मैप में देखिए। तो उगांडा से एक प्लेस है मोरोटो पे इसके एविडेंस मिलते हैं, मोरोटोपिथेकस बिशोपी के, दैट्स वाई इसका नाम रखा गया मोरोटोपिथेकस बिशोपी। और इसमें क्या खासियत थी कि ये ब्रेकिएटिंग नेचर दिखा रहा है। ब्रेकिएटिंग नेचर का ये मतलब है कि एक डाल से दूसरी डाल पे कूदना, या दूसरी डाल पे, आप देखते हैं बंदरों को जैसे वो कैसे एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूदते हैं ना, तो वही ब्रेकिएटिंग नेचर होता है। तो ऐसा नेचर प्रोकंसल में नहीं था, ऐसा नेचर मोरोटोपिथेकस बिशोपी में देखा गया, इसलिए उसके हाथ भी थोड़े से कर्वीलिनियर थे, वो पकड़ने वाले पोर्शन पे स्ट्रेस करता था। तो ये अर्ली मायोसीन की कुछ शुरुआती एविडेंस है जो हमें पता है। बात करें अब मिडिल मायोसीन की, जो कि 1.5 करोड़ साल से रफली 1 करोड़ साल तक समय रहता है मिडिल मायोसीन। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस मिला है हमें, इसका नाम है केनिया पिथेकस। और इसमें क्या खासियत थी, अर्ली मायोसीन में तो आप देखेंगे कि वो
पेड़ों पे रहते थे, अर्बोरियल होते थे। लेकिन जो मिडिल मायोसिन का समय है, जो 1.5 करोड़ से 1 करोड़ साल का समय है, उसमें जो एविडेंस आता है वो आता है केनिया पिथिकस का। और केनिया पिथिकस की खासियत यह है कि अब ये पूरे समय पेड़ पर नहीं रहता, ये सेमी टेरेस्ट्रियल है। सेमी टेरेस्ट्रियल है, मतलब मैक्सिमम अभी भी पेड़ पे ही रहता है, लेकिन अब वो बीच बीच में नीचे आ रहा है। क्वाड्रपल ही है, चारों पैरों पे ही चल रहा है और नकल्स पे चल रहा है। अब ये एक और डिफरेंस आया, ये पहले नकल्स पर नहीं चलते थे, पहले वो सोल्स पे चलते थे, अब वो नकल्स पे चल रहा है। ऐसे सेमी टेरेस्ट्रियल है। तो ये सारे चेंजेस समय के साथ साथ देखने को मिल रहे हैं। और एंथ्रोपोलॉजी में मायोसीन पीरियड के जो एप्स हैं, जो शुरुआती एप्स हैं, इनको कहा गया है डेंटल एप्स। डेंटल एप्स क्यों कहा गया? क्योंकि आप देखेंगे जो प्रोकंसल है या जो मोरोटोपिथिकस बिशोपी है या जो और भी इस अर्ली मायोसीन के एविडेंसेस है, इनको डेंटल एप्स क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इनकी जो बॉडी होती थी ना, इनकी जो बॉडी होती थी वो बंदर जैसी होती थी, मंकी जैसी होती थी। और इनके जो टीथ होते थे, जो दांत होते थे, वो एप्स की तरह होते थे, इसलिए इनको डेंटल एप्स कहा। दांत एप्स जैसे, दैट्स व्हाई डेंटल एप्स। तो ये कुछ शुरुआती एविडेंसेस हैं अर्ली मायोसीन के, तो हमने डेंटल एप्स कह डाला। हमने मिडिल मायोसीन भी देखा, केनिया पिथिकस। तो ये एक शुरुआती प्राइमेट्स हैं जो सामने आ रहे हैं। अब हमने बात करनी है लेट मायोसीन की। लेट मायोसीन की, लेट मायोसीन जो कि लगभग 1 करोड़ साल से एंड तक 50 लाख ईयर्स तक रहता है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस समय का यह है कि हमारे पास एज सो सच फॉसिलियल एविडेंस नहीं है। लेट मायोसीन में सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि फॉसिल्स के एविडेंस हमारे पास इस समय के 1 करोड़ से 50 लाख साल के नहीं है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है। और यही जो फेज है, ये एक ट्रांजिशनल फेज है। तो हमें ये नहीं पता कि क्या क्या बदलाव इस समय आए होंगे। 4 पैरों में चलने वाले एप से 2 पैरों में चलने वाले इंसान तक का जो सफर है वो कैसे तय हुआ, यही फॉसिल्स हमें बता सकते थे। क्योंकि यही एक ट्रांजिशनल टाइम है, परिवर्तन का समय है, और यही कि हमारे पास फॉसिल्स नहीं है लेट मायोसीन के। तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। तो अब हम क्या कर सकते हैं? केवल एक एस्टिमेशन, एक आइडिया ही लगा सकते हैं, जो लगाते हैं एक पर्सनैलिटी, डेविड पिलबीम। तो डेविड पिलबीम एक बहुत इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, इनका नाम आपको याद होना चाहिए। डेविड पिलबीम क्या करते हैं? ये एक, आप ऐसे समझेंगे कि एक एस्टिमेशन करते हैं जो भी एवोल्यूशनरी थ्योरीज उस समय एग्जिस्ट करती थी, और जो भी फॉसिल्स इससे पुराने अवेलेबल है या बाद के अवेलेबल है, उन सारी चीजों का इस्तेमाल करते हुए अपना स्पेकुलेशन देते हैं, ये अपना एक थ्योरी देते हैं। और कहते हैं डेविड पिलबीम साहब, वो क्या कहते हैं कि देखो ऐसा है गुरु, ऐसा ही मैं कह रहा हूं, ऐसा है, देखिए चेंज तो हुआ है, बदलाव तो हुआ है। यहाँ पे जो एप्स पाए गए इस समय लेट मायोसीन में, जो एप्स देखे गए, जो प्राइमेट्स देखे गए, जो होमिनॉइड्स देखे गए, उनकी चौड़ी छाती होती थी, ब्रॉड चेस्ट होता था, लंबे पैर होते थे, लॉन्ग लेग्स होते थे, या आर्म्स, कंधे होते थे, लिम्स होते थे। और रहते देखिए पीढ़ी पे थे, मना नहीं कर रहा हूं, डेविड साहब कह रहे हैं रहते पीढ़ी पे थे, लेकिन बीच बीच में अब वो जमीन पे भी आ रहे हैं। तो वो जो है सेमी टेरेस्ट्रियल भी हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता था कि वो 2 पैरों पे ही खड़े हो जाते थे, 2 लिम्स पे ही खड़े हो जाते थे। ऐसा डेविड पिलबीम साहब अपने स्पेकुलेशन से बताते हैं। वो एक और चीज बताते हैं कि इस समय रेडिएशन भी हुआ, इस समय रेडिएशन भी हुआ। और देखिए टोटल 2 रेडिएशन ह्यूमन एवोल्यूशन में देखा। रेडिएशन का मतलब यह है कि एक ऐसा समय जब एप्स फैले, जब होमिनॉइड्स अलग अलग जगह गए। तो 2 बार ऐसा हुआ है, एक तो मिड मायोसीन में हुआ है
जो कि 1.5 करोड़ से 1 करोड़ के बीच का समय है, और एक लोअर या लेट मायोसीन में हुआ है जो कि 1 करोड़ से 50 लाख का समय है। तो वो क्या बताते हैं कि रेडिएशन हुआ लगभग 80 लाख से 50 लाख साल के बीच हुई लेट मायोसीन। इसको 80 लाख मान लेंगे तो लेट मायोसीन ही है, ऐसा डेविड पिलबीम कहते हैं। और रेडिएशन 2 चैनल से हुआ, एक ईस्टवर्ड रेडिएशन हुआ ईस्ट अफ्रीका में, और एक होमिनॉइड्स फैले वेस्टर्न अफ्रीका में। वेस्ट में जो गए वो चिंपैंजीज के पूर्वज थे, जिनको वो कहते हैं प्रोटो चिंपैंजीज, और उनके लिए वो बताते हैं कि ये पेड़ों पे रहते थे, अर्बोरियल थे, इसलिए वो एक फॉरेस्टेड क्लाइमेट पे ही रहते थे। ईस्टवर्ड लीनिएज के लिए वो कहते हैं कि जो होमिनॉइड्स ईस्ट पे गए उनमें कहीं ना कहीं हमारे भी एंसेस्टर्स हैं, उनमें कहीं ना कहीं ह्यूमन की भी एंसेस्टर्स थे। और क्योंकि ईस्ट में इस समय क्या हो रहा था, क्लाइमेटिक चेंज हो रहा था, सवाना आ गया था, ग्रासलैंड्स आ गए थे, ट्रीज अब नहीं थे, तो जो अर्बो रियलिटी है, पेड़ पे रहने का नेचर है, उनको बदलना पड़ा। और ये जो होमिनॉइड्स हैं धीरे धीरे कर बाइपेडलिज्म डेवलप कर देते हैं, 2 पैरों में द्विपारिता विकसित कर देते हैं कि और कोई चारा ही नहीं था, पेड़ ही नहीं है, मैदान है, इसलिए हो क्या रहा है, बाइपेडलिज्म में डेवलप कर रहे हैं। और इसका फायदा भी था कि स्पीड और पावर तो थी, लेकिन एक एंड्योरेंस, अपनी स्त्रियों को बचाना, पेट्रोलिंग करना, अपने एरिया को सुरक्षित महफूज रखना, तो कहीं ना कहीं खाना अच्छे से ढूंढना, प्रीडेटर्स से बचना, शिकारों से बचना, तो कहीं ना कहीं इसका ये फायदा था। ऐसा डेविड पिलबीम साहब अपनी थ्योरी से बताते हैं, अपने स्पेकुलेशन से बताते हैं, इसके एविडेंशियल थ्योरी नहीं दे रहे हैं, अपने एक माइंडसेट से थ्योरी बताते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाल ही में एक एविडेंस मिला है जो कि लेट मायोसीन का है, और उसका नाम रखा गया है उस एविडेंस का नकाया पिथिकस, नकाया पिथिकस नकायमाए, नकायमाए, उस एविडेंस का नाम रखा गया है नकाया पिथिकस नकायमाए। उसका जो है लोअर जॉ मिला है, निचला जबड़ा मिला है, और टीथ मिले हैं, कुछ 11 दांत के आसपास उसके बरामद हुए हैं। तो हाल ही में एक एविडेंस मिला है जो कि लेट मायोसीन का प्रतीत होता है, उसका नाम रखा गया नकाया पिथिकस नकायमाए। तो फिर भी उससे भी कोई वैसी कॉन्फिडेंशियल स्टेटमेंट्स तो आई नहीं है, तो ये स्पेकुलेशन ही है जो हम पढ़ सकते हैं डेविड पिलबीम की, और एक आइडिया बना सकते हैं कि शुरुआती जो मायोसीन के एप्स थे या ओलिगोसीन के एप्स थे वो रेस्ट्रिक्टेड थे अफ्रीका में। शुरुआती एप्स आपको अफ्रीका में ही देखे गए, है ना, और बाद में चल के ये रेडिएट होते हैं मिड मायोसीन में और लेट मायोसीन में। तो ये एक माइंडसेट हम बना सकते हैं, और एक थ्योरी हम बना सकते हैं, आइडिया हम बना सकते हैं कैसे बाइपेडलिज्म आया। क्योंकि ग्रासलैंड था भैया, पेड़ नहीं है तो कहाँ रहे, अब चलना तो था ही। अब 4 पैरों में चलते तो शिकार हो जाते, किसी कुछ खाने के बाद उससे मर जाते। तो स्पीड भी 2 पैरों से ही आती है, एंड्योरेंस मजबूती भी वहीं से आती है। तो धीरे धीरे करके हमने विद द टाइम बाइपेडलिज्म डेवलप किया, और यही समझ में आता है कि ईस्टवर्ड जो अफ्रीका में गए होंगे होमिनॉइड्स, उसमें कहीं ना कहीं हमारे ह्यूमन एंसेस्टर्स भी रहे होंगे, हमारे पूर्वज भी रहे होंगे। तो आप समझ सकते हैं कितना हार्श रियलिटी, कितना हार्श क्लाइमेट उनको जो है फेस करना पड़ा। तो ये एक आइडिया है मायोसीन का। आगे क्या होता है, आर्डिपिथेकस रैमिडस की हम बात करेंगे, शैलेंथ्रोपस की हम बात करेंगे, और ऐसे कई होमिनॉइड्स की बात करेंगे, फिर हम ऑस्ट्रेलोपिथेकस की बात करेंगे, और फिर होमो जो एक लाइन है, जो लीनिएज है, उसकी हम बात करेंगे। और एक और बात मुझे याद आई, डेविड पिलबीम कहते हैं कि ये जो रेडिएशन हुआ ये इस हद तक हुआ कि जो एक लाइन है ओरंगुटान्स की वो आज तक जीवित है। एक लाइन तो ओरंगुटान तक चली गई, ओरंगुटान तक रही, एक वंशावली, एक लीनिएज जो उस समय रेडिएट हुई होगी, खासकर मिड मायोसीन में,
तो जो वंशावली है, वो जो एक लीनिएज है, वो ओरेंगुटान वाली थी, जो आज भी देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं रेडिएशन हुआ होगा। ऐसी एक लीनिएज हमें गोरिल्ला की देखने को मिल रही है। हाँ, तो ये हमें देखने को मिलता है। और ये डेविड साहब कहते हैं कि मेल्स और फीमेल्स में अब चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, सेक्सुअल चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि अगर मेल 40 किलो का है तो फीमेल आधी 20 किलो की होगी। तो ये वजन का अंतर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स का अंतर है, ऐसा डेविड पिलबिम हमें कहते हैं। और हमारी जो फैमिली है उसका एक कॉमन नाम लिया गया है। देखिए, हमारी फैमिली पे कई डिबेट्स है, कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है, तो एक जनरल कॉन्सेंसस ये लिया गया है कि हमारी जो परिवार का नाम है, होमिनिन ट्राइब को अगर हम एक बड़े पैमाने में देखें तो हमारे परिवार का नाम है ग्रेट एप फैमिली। ग्रेट एप फैमिली, जिसमें अफ्रीकन एप्स, ग्रेट एशियन एप्स जिसको हम ओरेंगुटान कहते हैं, और ह्यूमंस भी आते हैं। तो ये है हमारी ग्रेट एप फैमिली, जिसका आपने ध्यान रखना है। और फॉर नाउ ओनली, अब तक के लिए इतने ही हम बात करेंगे। अब हमने मायोसिन तो देख ही लिया है, अब हम आगे डिस्कस करेंगे मायोसिन के बाद की कहानी। और कहीं ना कहीं अब हम प्लायोसिन में आएंगे, चेंजेस को देखेंगे, और शैलेंथ्रोपस चैडेंसिस की बात करेंगे, आर्डिपिथिकस रेमिडस की बात करेंगे, एक आर्डिपिथिकस कडावा है उसकी भी हम बात करेंगे। तो हल्लू हल्लू चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। टिल देन गुड बाय। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।